हेलो एवरीवन। ये हमारा CRPC रैपिड रिवीजन पार्ट 4 है। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। ये हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज का हमने हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज जो थी वो पार्ट 1 से स्टार्ट करी थी और इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। आज हमारा 4th पार्ट है। CRPC रैपिड रिवीजन के बारे में किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, किस तरीके से ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, कौन से एग्जाम्स में हेल्प करेगा। जरूरी नहीं है सिर्फ जुडिशरी के एग्जाम हो या फिर सिर्फ बार काउंसिल वाले एग्जाम हो, बी इट एनी लीगल एग्जाम ऑफ द कंट्री, बी इट एनी लॉ बेस्ड एग्जाम ऑफ द कंट्री, ये रैपिड रिवीजन आपको हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। इस रैपिड रिवीजन को देखने के बाद, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करने के बाद CRPC आपके लिए चुटकियों का खेल है। CRPC को कवर करना आपके लिए इतना इजी हो जाएगा जितना इजी आपने सोचा नहीं था। CRPC को देख के आप लोग दूर भागते हो, आपको डर लगता है क्योंकि इतने सारे सेक्शंस हैं, तो सबको लगता है कि ये कैसे हो पाएगा, हम इसको पूरा करें नहीं करें, कंप्लीट करें नहीं करें। तो फॉर दैट, टू सॉल्व ऑल दैट, हमने हमारी ये रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ CRPC स्टार्ट की थी एंड टुडे वी आर गोइंग टू एंड दिस ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट। आज जो हम करेंगे, हम सेक्शन 300 से लेके सेक्शन लास्ट जो आपका 482 है वहां तक करेंगे। पूरा लास्ट हम लोग 482 सेक्शन करेंगे, 300 से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो इट्स गोना बी लाइक 100 सेक्शंस अप्रोक्सीमेटली। बीच में कई सारे सेक्शन स्किप होते हैं, तो इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 100 सेक्शंस लाइक हम हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी डील कर रहे थे, इसमें भी हम डील करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ रैपिड रिवीजन पार्ट 4 ऑफ CRPC एंड लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 300 CRPC। सेक्शन 300 CRPC, सेक्शन 300 CRPC। सेक्शन 300 CRPC बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो चाहे प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम है, चाहे कोई भी दूसरा गवर्नमेंट एग्जाम है जिसमें लॉ आ रही है, चाहे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स है आपकी यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, एनी एग्जाम, किसी भी एग्जाम के लिए सेक्शन 300 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 300 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 300 जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 विच डील्स विथ डबल जियोपार्डी, उसका रेप्लिका है, उसी का रेप्लिका है। सो बेसिक स्पिरिट, जो बेसिक प्रिंसिपल है आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डबल जियोपार्डी और सेक्शन 300 वो सेम है। बट हाँ, सेक्शन की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो हाँ माइनर डिफरेंस जरूर है, बट जो बेसिक प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल गवर्निंग दिस सेक्शन एंड दैट आर्टिकल, इट इज ऑल द सेम। ऑलराइट, एक बार हम देख लेते हैं सेक्शन 300 क्या कहता है। सेक्शन 300 कहता है कि अगर कोई एक पर्सन एक बार कन्विक्ट या फिर अक्विट हो चुका है, आप उसको सेम ऑफेंस के लिए वापस से ट्राई नहीं कर सकते हो। अगर एक पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है और उसके बाद वो उस ऑफेंस के लिए पनिश हुआ है, या फिर उस पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, वो उस ऑफेंस के लिए अक्विट हो गया है, नहीं प्रूव हुआ, ही वाज प्रूव्ड इनोसेंट, चाहे पनिश हुआ था चाहे अक्विट हुआ था, अगेन आप उसको सेम ऑफेंस के लिए ट्राई तक नहीं कर सकते हो। सो दैट इज the principle of double jeopardy which has been given under article 20 clause 2। ये है सेक्शन 300। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या है? इसके एक्सेप्शंस है कि कोई पर्सन उस ऑफेंस के लिए अगर अक्यूज्ड है जो सेक्शन 220 के अंदर आते हैं। सेक्शन 220 के अंदर कुछ ऐसे ऑफेंसेस बोले गए हैं जो कि या तो कंबाइंड ऑफेंसेस हैं या फिर दो ऑफेंसेस को कंबाइन करके एक ऑफेंस बन रहा है, जैसे कि या फिर अगर किडनैपिंग, अबडक्शन, इस तरीके के ऑफेंसेस हैं विच आर सिमिलर इन नेचर, तो उनका आप एक ही चार्ज बना सकते हो। जॉइंट ऑफ चार्जेस में हमने ये पढ़ा था। तो अगर ऐसी कोई चार्जेस हैं जिनका 220 के अंदर हम जॉइंडर कर सकते हैं, तो
अगर उनमें से एक के लिए वो अक्विट हो चुका है, कन्विक्ट हो चुका है, तो वो दूसरे के लिए ट्राई किया जा सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बाद। इसके अलावा अगर किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया था जिसके लिए उसका ट्रायल हुआ, उसको पनिशमेंट मिली, बट उसके बाद उस ऑफेंस के कॉन्सिक्वेंसेस निकल के आए जो उस टाइम पे पता नहीं थे, तो बाद में उसके कॉन्सिक्वेंस के लिए आप उसको पनिश कर सकते हो, उसको ट्राई कर सकते हो बेसिकली। ऑलराइट, या फिर अगर किसी पर्सन ने कोई एक ऑफेंस किया था जिसके लिए वो कन्विक्टेड या अक्विटेड था, बट वो पहले वाली कोर्ट जो थी, इट वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई द ऑफेंस विच, जो कि उसके ऊपर बाद में लगा, तो उस ऑफेंस के लिए फिर उसको ट्रायल किया जा सकता है। ये दिया गया है सेक्शन 300 के अंदर। आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे सेक्शन 301 ऑनवर्ड्स, इसमें कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। हम सीधे आएंगे सेक्शन 306 पे, विच डील्स विथ टेंडर ऑफ पार्डन। जब कोई अक्यूज्ड, जब कोई को अक्यूज्ड अकम्प्लिस बन जाता है, दैट मीन्स द को अक्यूज्ड टेक्स द पार्डन। अगर कोई को अक्यूज पार्डन ले लेता है, मतलब उस ऑफेंस की सारी इंफॉर्मेशन बता देता है इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस ऑफ बीइंग रिलीज्ड, तो उसको रिलीज कर दिया जाता है, तो वो हो जाता है अकम्प्लिस। पहले था वो को अक्यूज्ड, फिर वो हो जाता है अकम्प्लिस। ही पार्टिसिपेटेड बट ही इज नॉट एट ट्रायल बिकॉज उसने ही बिकेम सपोज कोर्ट विटनेस, तो वो कोर्ट का विटनेस बन गया, कोर्ट की तरफ हो गया, तो फिर उसको अकम्प्लिस बोल दिया जाता है, उसको फिर हम को अक्यूज नहीं बोलते। ऑलराइट, तो अगर कोई को अक्यूज्ड पार्डन ले लेता है तो वो अकम्प्लिस बन जाएगा। ऑलराइट, कौन दे सकता है पार्डन? या तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। कब दिया जा सकता है? एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल किसी भी पर्सन को पार्डन टेंडर कर सकते हैं, दे सकते हैं ऐसे पर्सन को ऑन कंडीशन ऑफ मेकिंग अ फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर ऑफ द होल सर्कमस्टेंसेस। उस ऑफेंस के बारे में सब कुछ बता देगा वो, जो भी उसके नॉलेज में है, एंड टू एवरी अदर पर्सन कंसर्न्ड। ऑलराइट, तो जब वो बोलता है कि मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा, उसे बोला जाता है पार्डन देना उसको। ऑलराइट, इसके बाद सेक्शन 307 और 308 भी आपको रीड करने हैं, वो भी पार्डन के ही रिगार्डिंग है, बट हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ ये जानना था कि पार्डन क्या होता है, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू रीड दीज सेक्शंस। ऑलराइट, इसके बाद आप आएंगे सीधा सेक्शन 311 पे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 311 311 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, विच डील्स विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू समन मटीरियल विटनेसेस और एग्जामिन द पर्सन्स प्रेजेंट। कोर्ट किसी भी स्टेज पे अगर चाहे तो किसी भी पर्सन को समन कर सकती है, किसी भी विटनेस के फॉर्म में, या फिर किसी भी पर्सन को एग्जामिन कर सकती है, भले ही वो पर्सन समन्ड है या नहीं समन्ड है, स्टिल अगर वो पर्सन प्रेजेंट है, उसको एग्जामिन करना है, कोर्ट कर सकती है। कोई ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी समन भी हो रखे हैं, एग्जामिन भी हो रखे हैं, बट कोर्ट चाहती है कि हम इनको रीसमन करके री एग्जामिन करें, कोर्ट वो भी कर सकती है। इन शॉर्ट, कोर्ट कोई भी एविडेंस ले सकती है विच अपीयर्स टू इट एसेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द केस। इसके अंदर जो हम बेस्ट बेकरी केस पढ़ते हैं, जिसका नाम है जहीरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, वो वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है। नारकोटिक सेल वाला जो केस है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ट बेकरी वाला केस इस सेक्शन के लिए लैंडमार्क केस है। जहीरा हबीबुल्ला शेख वाला केस है जिसको हम बेस्ट बेकरी केस भी बोलते हैं। ऑलराइट, इसके बाद प्लीज मूव ऑन टू सेक्शन नंबर 313 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। 313 का स्टेटमेंट जो होता है वो एक अक्यूज्ड से लिया जाता है। ये एक पर्सनल कम्युनिकेशन होता है अक्यूज्ड और मैजिस्ट्रेट के बीच में, अक्यूज्ड और कोर्ट के बीच में, विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द अदर पार्टी, प्लीडर, एडवोकेट एटसेट्रा।
अक्यूज्ड के साथ एक पर्सनल इंटरेक्शन होता है सो दैट पता चल पाए कि अक्यूज्ड की साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। ऑलराइट, तो ये होता है पावर टू एग्जामिन द अक्यूज्ड। बेसिकली प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद बट डिफेंस एविडेंस से पहले तो उन दोनों के बीच में इट इज मैंडेटरी टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज्ड अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी। सो किसी भी इंक्वायरी ट्रायल के अंदर कोर्ट में, अब ऑप्शनल कब होता है, चाहे किसी भी स्टेज पे करे, बट शैल कब हो जाता है, जब प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बाद बट डिफेंस एविडेंस से पहले अगर कोई वो जो स्टेज होती है बीच वाली, उसमें इट इज मैंडेटरी, इट इज अ शैल प्रोविजन कि कोर्ट को एग्जामिन करना ही है अक्यूज्ड को पर्सनली। ऑलराइट, इसमें कोई ओथ नहीं दी जाती है। ऑलराइट, अगर अक्यूज्ड कोई भी इसमें कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसके लिए उसको पनिश नहीं किया जाएगा, बिकॉज दैट इज द होल पर्पस ऑफ कंडक्टिंग दिस एग्जामिनेशन, सो दैट द अक्यूज्ड feels free to state what he has. All right. सो ये है सेक्शन 313, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे केस लॉज भी आते हैं, त्रिमुख मारुति वाला केस आता है, इसमें स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस अनी वाला केस आता है, नेताई चंद्रदास नेपाल चंद्र रॉय वाला केस आता है इसके अंदर। ये सारे केसेस हैं जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ लैंडमार्क केसेस भी हैं इनमें से। ऑलराइट, इसके बाद हम सीधे आएंगे सेक्शन 315 के ऊपर। सेक्शन 315 क्या बोलता है? सेक्शन 315 बात करता है कि कब अक्यूज्ड जो है, एक अक्यूज्ड पर्सन केस के अंदर कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है। यस, हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 315 में लिखा गया है। सेक्शन 315 बोलता है कि कोई भी पर्सन जो कि एक ऑफेंस के लिए अक्यूज्ड है वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा डिफेंस के साइड से, वो डिफेंस की साइड से कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और वो ओथ पे एविडेंस दे सकता है। बट कब दे सकता है? He shall not be called as evidence except on his own request in writing. That means उसको खुद से एक written request करनी पड़ती है कि I want to become a competent witness in my own case in favor of the defendant, in favor of the defense. सिर्फ तभी वो competent witness बन पाएगा। तो सेक्शन 315, सेक्शन 315 के बाद आप आएंगे सीधा सेक्शन 319 पे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इट डील्स विथ एडिशनल प्रोसिक्यूशन। एडिशनल प्रोसिक्यूशन की बात करता है ये केस जो है ये एडिशनल प्रोसिक्यूशन की बात करता है। ये क्या बोलता है ये सेक्शन जो है वो एडिशनल प्रोसिक्यूशन की बात करता है कि अगर किसी केस के अंदर जो कि एक अक्यूज्ड पे सपोज कोई ट्रायल चल रहा है और उस इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान कोर्ट को लगता है कि कोई और पर्सन जो कि अभी अक्यूज्ड नहीं है केस के अंदर बट वो भी इन्वॉल्व हो सकता है इस केस में, तो उस पॉइंट पे कोर्ट उस सेकंड पर्सन हु इज नॉट मेड द अक्यूज्ड उसे भी अक्यूज्ड बना सकती है एंड देन उसको भी समन, एग्जामिन, री एग्जामिन सारी चीजें कर सकते हैं। ऑलराइट, इट अपीयर्स from the evidences that any person not being the accused has committed an offense, जिसके लिए उसको ट्राई करना चाहिए था बट कर नहीं रहे हैं, तो उसे क्या किया जा सकता है? कोर्ट में प्रोसीड अगेंस्ट सच पर्सन। ऑलराइट, इसका एक लैंडमार्क केस है हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस है वो इस सेक्शन के अंदर लैंडमार्क केस है। इस केस में से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सेक्शन बहुत बार पूछा जाता है एडिशनल प्रोसिक्यूशन का, तो हरदीप सिंह केस आपको इसमें याद रखना है। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 320 पे। सेक्शन 320 बात करता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस की, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस। सो सेक्शन 320 के अंदर बेसिकली एक टेबल दी गई है जिसमें सबसे पहले रो में ऑफेंस का नाम है, देन किस सेक्शन के अंदर आता है और कौन सा पर्सन उसको कंपाउंड कर सकता है। कंपाउंडिंग का यहां पे मतलब है कॉम्प्रोमाइज। कंपाउंड का मतलब है कॉम्प्रोमाइज या फिर सेटलमेंट, जिसको हम सेटलमेंट भी बोलते हैं।
ऑल राइट। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि ये जो ऊपर वाली टेबल थी इसमें तो बिना परमिशन ऑफ द कोर्ट के ये जो पर्सन लिखे गए हैं ये कंपाउंड कर सकते हैं, बट जो ये टेबल नंबर 2 है इसमें विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट ये लोग जो होंगे वो कंपाउंड कर सकते हैं। कंपाउंड तो ये भी कर सकते हैं, ऊपर वाले में परमिशन ऑफ द कोर्ट जरूरी नहीं थी, बट क्लॉज 2 के बाद जो टेबल दी गई है उसमें परमिशन ऑफ कोर्ट बहुत जरूरी है। ऑल राइट। इसके बाद आता है क्लॉज 3। क्लॉज 3 बोलता है कि कोई भी पर्सन है अगर जो या तो अबेटमेंट या अटेम्प्ट के लिए लायबल है उस ऑफेंस के जो उस टेबल में दिए गए हैं उन पे भी वो टेबल सेम तरीके से अप्लाई होगी। कोई पर्सन है जो वैसे तो कंपाउंड कर पाता बट या तो 18 ईयर्स से कम का है या फिर ल्यूनेटिक है या फिर अ पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उसके बिहाफ पे कोई और कॉम्पिटेंट पर्सन कोर्ट की परमिशन से कंपाउंड कर सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि अदरवाइज कॉम्पिटेंट होता कंपाउंड करने के बट he is dead, the person is dead, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट कंपाउंड कर सकते हैं ऑफेंस को। ऑलराइट। अगर किसी अक्यूज्ड ने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है तो कंपाउंडिंग कब तक अलाउ नहीं की जाएगी, जब तक वो अपील नहीं कर देता है और अपील हर्ड नहीं हो जाती है। ये जो कंपाउंडिंग होगी इसका जो इफेक्ट होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि अक्यूज्ड अक्विट हो चुका है। अगर सेटलमेंट हो गया तो इट विल बी एन इफेक्ट ऑफ अक्विटल। ऑल राइट। सो दैट इज सेक्शन 320। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम सेक्शन 321 which deals with withdrawal from prosecution, which deals with withdrawal from prosecution, जिसमें अब्दुल करीम वाला केस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, जिसको हम वीरप्पन केस भी बोलते हैं, वीरप्पन केस भी बोलते हैं जिसको हम, इसमें वो देखा जाता है। या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर बट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट फाइनल डिसीजन होने से पहले, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले किसी भी टाइम अपना प्रोसिक्यूशन जो केस उन्होंने किया है उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। और अगर उन्होंने विथड्रॉ कर लिया और वो विथड्रॉल अगर मटीरियल एविडेंसेस के बाद हुआ है तो वो अक्विटल होगा, बट अगर मटीरियल एविडेंसेस मतलब एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले हुआ है तो वो डिस्चार्ज होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ऑल राइट। डिस्चार्ज कब होगा और अक्विटल कब होगा, ये चीज आपको याद रखनी है। ऑल राइट। इसके बाद आप आएंगे सेक्शन नंबर 323 पे। इसमें आपको सिर्फ इतनी चीज पता होनी चाहिए कि सेक्शन 323 किस बारे में। सेक्शन 323 के अंदर प्रोसीजर दिया गया है, जब मैजिस्ट्रेट के पास कोई केस आता है वो कॉग्निजेंस ले लेता है और बाद में उसको पता चलता है कि दिस केस ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। दैट्स इट। आपको सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है सेक्शन 325 जहां पे मैजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सिवियर सेंटेंस। अगर किसी मैजिस्ट्रेट के पास कोई सपोज कोई ऑफेंस का केस आया है बट उसमें सिवियर सेंटेंस पास होना है, फॉर एग्जांपल जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास आया लेकिन उसमें उसको लगता है कि 7 इयर्स की इंप्रिजनमेंट देनी चाहिए बट वो दे सकता है सिर्फ 3 साल तक की, तो वो क्या करेगा, केस को सबमिट कर देगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो 7 साल तक की पनिशमेंट दे सकता है तो वो फिर उसको पनिशमेंट दे सकता है। तो यही बात जो सबमिशन की जो बात की गई है, सबमिशन ऑफ केस, वो 325 में की गई है। विल मूव फॉरवर्ड। इसके बाद अब ये जो अक्यूज्ड ऑफ अनसाउंड पर्सन, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, नहीं है इतना इंपॉर्टेंट ये, इसमें से कोई क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली। तो वी विल मूव ऑन टू दैट पार्ट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम आज के पार्ट की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे हम उसे। लेट्स स्टार्ट विथ Chapter 27 which deals with judgment.
कई बार अगर आप किसी डिस्क्रिप्टिव लीगल पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय जजमेंट एंड एक्सप्लेन द रूल्स एंड प्रोविजंस रिगार्डिंग जजमेंट्स। तो आपको जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। सेक्शन 353 जजमेंट के बारे में बताता है। जजमेंट क्या होता है? जब कोई क्रिमिनल कोर्ट ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो प्रोनाउंस करती है ओपन कोर्ट में, और कैसे प्रोनाउंस करेगी, या तो पूरा का पूरा जजमेंट देगी, या फिर पूरा का पूरा जजमेंट रीड आउट करेगी, या फिर सिर्फ उसका ऑपरेटिव पार्ट रीड आउट करेगी। ऑल राइट, ओके। इसके बाद इसमें जजमेंट के रिगार्डिंग आपको ये सारी चीजें रीड करनी है। ये जजमेंट के रिगार्डिंग रूल्स है कि फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, जजमेंट जो है अगर डिलीवर किया गया है पूरा का पूरा, तो शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ होना चाहिए। उसकी ट्रांसक्रिप्ट को जज जो है वो साइन करता है, एंड एवरी पेज, हर एक पेज पे साइन होता है। ऑल राइट, अगर जजमेंट जो है क्लॉज बी के अंदर दिया गया है, मतलब पूरा का पूरा जजमेंट रीड किया है या फिर सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट रीड किया है, तो जजमेंट डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। एंड अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपने हाथ से नहीं लिखा है तो फिर एवरी पेज, उसका हर एक पेज जो होना चाहिए वो उसके थ्रू साइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारे और रूल्स हैं जजमेंट के रिगार्डिंग जो आपको सेक्शन 353 के अंदर दिए गए हैं। लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन 354। सेक्शन 354 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 354 के अंदर दिया गया है कि एक जजमेंट की लैंग्वेज और कंटेंट्स क्या क्या होंगे। अब एक जजमेंट क्या होगा? एक जजमेंट होगा जो कि रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होना चाहिए। इसके अंदर पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन होने चाहिए, मतलब आपके जो इश्यूज है, जो चार्जेस है वो होने चाहिए। ऑल राइट, डिसीजन होना चाहिए कोर्ट का, और उस डिसीजन के रीजंस होने चाहिए। यही तो होता है जजमेंट के अंदर। ऑल राइट, इसमें ऑफेंस लिखा होना चाहिए, सेक्शन कौन सा है ऑफेंस का वो लिखा होना चाहिए, कोई और लॉ है, आईपीसी है, सारी चीजें इसमें मेंशन्ड होनी चाहिए। कोई जजमेंट अगर अक्विटल का है तो उसमें लिखा होना चाहिए कि इस ऑफेंस के लिए द पर्सन इज अक्विटेड एंड ही बी सेट एट लिबर्टी। ये एग्जैक्ट वर्डिंग्स उसमें लिखे हुए होने चाहिए। अगर कोई जजमेंट ऐसा है जो कन्विक्शन है अंडर 2 और मोर सेक्शंस, या फिर 2 या 2 से ज्यादा सेक्शंस के अंदर वो आ रहा है, तो आपको सारे के सारे लिखने हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जजमेंट पास करना है। ऑल राइट, तो इसमें भी कई सारी ऐसी बातें बोली गई हैं, कई सारे ऐसे रूल्स दिए गए हैं जो आपको पता होने चाहिए और आपको अपने आंसर्स में लिखने हैं। तो सेक्शन 354। ऑल राइट, देन कम्स सेक्शन 357, इंपॉर्टेंट सेक्शन विच डील्स विथ कॉम्पेंसेशन, द कोर्ट्स पावर टू अवॉर्ड कॉम्पेंसेशन। कोर्ट जो है वो सेंटेंस देती है, और सेंटेंस के साथ साथ, जिसमें डेथ सेंटेंस भी आता है, तो सेंटेंस के साथ साथ वो क्या दे सकती है? कॉम्पेंसेशन या फिर फाइन भी दे सकती है। किन केसेस में? एक्सपेंसेस, अगर प्रोसिक्यूशन के एक्सपेंसेस निकालने हैं तो फाइन उसके लिए दिया जाएगा। कोई ऐसा पर्सन है जिसको कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं, जिसको लॉस या इंजरी हुई है जो कि सिविल कोर्ट से रिकवरेबल थी, तो क्रिमिनल कोर्ट के पास मैटर है तो वो दे देगी वो फिर फाइन। कोई ऐसा पर्सन है जिसने डेथ किसी की कॉज की है या फिर अबेटमेंट किया है उस डेथ के कमीशन का अंडर द फेटल एक्सीडेंट एक्ट, तो उसके डिपेंडेंट्स को फिर आप कॉम्पेंसेशन या फाइन दोगे। कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर ऐसा चार्ज लगा है जैसे कि थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, डिसऑनेस्टली रिसीविंग और रिटेन्ड। ऑल राइट, जिसको पता था कि जो ये प्रॉपर्टी है ये स्टोलन है और उसके वजह से किसी और पर्सन को लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हुआ है, तो उसे रीइंबर्स करने के लिए आप उसे भी फाइन दोगे। ऑल राइट, सो दैट इज सेक्शन 357. Section 357A, which deals with victim compensation scheme, which was added in the year 2009. विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम, कि विक्टिम को हमें कॉम्पेंसेशन देनी चाहिए, ये स्कीम आई थी 357A के फॉर्म में, सीआरपीसी में ये ऐड हुई थी इन द ईयर 2009। ये आपको याद रखना है। ऑल राइट, स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक स्कीम प्रिपेयर करते हैं जिसमें ये लिखते हैं कि हम
कॉम्पेंसेशन कितना देना चाहिए विटनेस को जिन्होंने लॉस या इंजरी सफर की है। तो कोई भी अगर रिकमेंडेशन जो है वो कोर्ट के थ्रू किया जाता है तो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो क्या करेंगे, क्वांटम ऑफ कॉम्पेंसेशन के कितना अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन हमें देना चाहिए वो डिसाइड करेंगे। ऑलराइट, ओके, अगर ऑफेंडर जो है ऑब्वियसली वो फाइन कौन देगा, वो फाइन ऑफेंडर देगा। अगर ऑफेंडर आइडेंटिफाइड नहीं है बट विक्टिम इज आइडेंटिफाइड तो ऐसे में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कितने टाइम बाद, विदिन 2 months क्या करेंगे, विदिन 2 months अवॉर्ड एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन। विदिन 2 months विक्टिम को एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। इसके बाद आता है सेक्शन 357B जो बोलता है कि ये जो कॉम्पेंसेशन हम दे रहे हैं 357A के अंदर वो इन एडिशन होगा टू सेक्शन 326A में जो आपको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है उसके एडिशन में होगा। 376D गैंग रेप उसमें जो आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है उसके भी एडिशन में होगा, मतलब उसके साथ साथ मिलेगा। ऑलराइट, देन 357C ये दोनों सेक्शन जो है ये 2013 के अंदर ऐड किए गए हैं। 357C जो ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम से रिलेटेड बात करता है, कोई भी हॉस्पिटल पब्लिक हो प्राइवेट हो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का हो उसे ट्रीटमेंट देना ही देना है उन विक्टिम्स को जो कि 326A 376 376A B C D या फिर 376E के विक्टिम्स है। ऑलराइट, इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 358 पे। सेक्शन 358 पे आएंगे हम। सेक्शन 358 क्या बोलता है, 358 बोलता है कॉम्पेंसेशन टू पर्सन्स ग्राउंडलेसली अरेस्टेड। किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया गया है और बाद में पता लगता है कि उसका अरेस्ट के तो कोई ग्राउंड्स ही नहीं बनते थे तो वहां पे उसे कॉम्पेंसेशन दी जाती है नॉट एक्सीडिंग 1000। उसे कॉम्पेंसेशन दी जाती है नॉट एक्सीडिंग 1000 और अगर वो कॉम्पेंसेशन जो उसे अवॉर्ड की गई थी और वो अगर रिकवर नहीं की जा रही है, जिस पर्सन ने ग्राउंडलेसली अरेस्ट करवाया था उससे कॉम्पेंसेशन ली जाती है, वो अगर कॉम्पेंसेशन नहीं देता है तो उसे सिंपल इंप्रिजनमेंट दी जाएगी नॉट एक्सीडिंग 30 डेज की, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज की। फिर हम आएंगे सेक्शन 360 के अंदर। सेक्शन 360 इट ऑलवेज हैव टू बी रेड विथ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। सेक्शन 3, 4, 6 ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जो है वो भी सेक्शन 360 के साथ पढ़ा जाता है। सो कब हम किसी पर्सन को प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट या एडमोनिशन पे रिलीज कर सकते हैं उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको सेक्शन 360 के अंदर दिए गए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको रीड करना है, आपको रूल्स पता होने चाहिए। आपको प्रोबेशन इसके साथ साथ जब भी आप इस तरीके का कोई आंसर लिखेंगे प्रोबेशन एडमोनिशन का सेक्शन 360 के साथ साथ आपको प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का सेक्शन 3, 4 और 6 भी उसमें मेंशन करना है क्योंकि यहां पे इंटरलिंकेज है। ऑलराइट, इसके बाद हम बढ़ेंगे सीधा section 366 and this chapter 28 which is very important which deals with submission of death sentence for confirmation। हमने जब हायरार्की ऑफ कोर्ट्स और कोर्ट्स की पनिशमेंट्स पढ़ी थी, जो कोर्ट्स की ट्रायबिलिटी है, कोर्ट्स किस चीज के लिए कॉम्पिटेंट है, तो हमने कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में पढ़ा था। कोर्ट ऑफ सेशन कोई भी सेंटेंस दे सकती है बट जब वो डेथ सेंटेंस पास करती है तो उस डेथ सेंटेंस को पहले हाई कोर्ट कंफर्म करेगी, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट हो सकती है। तो वो कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट वाली जो बात है वो सेक्शन 366 ऑनवर्ड्स बोली गई है। सेक्शन 367 में बोला गया है कि हाई कोर्ट जिसके पास कंफर्मेशन के लिए जब डेथ सेंटेंस आता है कोर्ट ऑफ सेशन से, उसके पास पावर है कि वो आगे इंक्वायरी या फिर एडिशनल एविडेंस लेने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन भी डायरेक्ट कर सकती है। इसके बाद सेक्शन 368 आता है। 368 बोलता है कि हाई कोर्ट के पास कंफर्मेशन के टाइम पे क्या क्या पावर्स होती हैं। हाई कोर्ट उस सेंटेंस को कंफर्म कर सकती है या फिर उसको कंफर्म नहीं करेगी और कोई और सेंटेंस पास कर देगी डेथ सेंटेंस के अलावा। उसे अनल कर सकती है, मतलब कैंसिल कर सकती है, कन्विक्ट कर सकती है अक्यूज्ड को कोई भी ऐसे ऑफेंस के लिए जिसके लिए कोर्ट ऑफ सेशन कन्विक्ट कर सकती थी, या फिर अमेंड कर सकती है चार्ज को, या फिर अक्विट भी कर सकती है अक्यूज को।
तो कंफर्म के साथ साथ वो ये सारी चीजें भी कर सकती है अंडर सेक्शन 368, उसके पास पूरी पावर है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू चैप्टर 29 which deals with appeals. चैप्टर 29 which deals with appeals. हम इसमें सारे सेक्शंस नहीं पढ़ेंगे। अपील का जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट है, हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल अपील्स इंपॉर्टेंट होती है, बट इसमें हम सारे सेक्शंस नहीं करेंगे। जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट है मैं वो आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन 373 अपील फ्रॉम ऑर्डर्स रिक्वायरिंग सिक्योरिटी रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस और गुड बिहेवियर। तो कोई भी पर्सन है जो सेक्शन 117 के अंदर उसको ऑर्डर किया गया है कि भाई सिक्योरिटी दो पीस मेंटेन करने के लिए, या फिर कोई अग्रीव्ड पर्सन है बाय एनी ऑर्डर रिफ्यूजिंग और रिजेक्टिंग अ श्योरिटी अंडर सेक्शन 121, उसके अगेंस्ट अपील कहां हो सकती है? इस ऑर्डर के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। नेक्स्ट हम आते हैं सेक्शन 374 में अपील फ्रॉम कन्विक्शन। कोई भी कन्विक्शन है तो उसके अगेंस्ट अपील कहां जाएगी? कोई भी कन्विक्शन है, अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया है तो अपील कहां करोगे? ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट में करोगे। कोई पर्सन है जिसको कन्विक्ट किया है या तो कोर्ट ऑफ सेशन ने, एडिशनल सेशन जज ने, तो आप उसे कहां पे उसकी अपील करोगे? हाई कोर्ट में करोगे। कोई भी पर्सन है जिसको कन्विक्ट किया है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने, असिस्टेंट सेशन जज ने, या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने, सेकंड क्लास ने, 325 के अंदर अगर कोई पर्सन सेंटेंस किया गया है दैट इज बाय सबमिशन, ऑलराइट, या फिर किसी ऐसे ऑफेंस के लिए किया गया है जो सेक्शन 360 के अंदर आता है प्रोबेशन, तो उसमें आप अपील किसको करोगे? अपील करोगे कोर्ट ऑफ सेशन को, ऑलराइट। अब हम आएंगे 375 पे। 375 बोलता है नो अपील इन सर्टेन केसेस, जहां पे अक्यूज्ड गिल्टी प्लीड कर देता है। अगर अक्यूज्ड ने गिल्ट अपनी प्ली कर ली है तो अब उसके अगेंस्ट आप क्या अपील करोगे? उसने अपनी मर्जी से वो गिल्ट प्ली की है, ऑलराइट। नेक्स्ट 376 जो बोलता है पेटी केसेस में कोई अपील नहीं की जा सकती है। पेटी केसेस का यहाँ पे मतलब क्या है कि जब हाई कोर्ट कोई सेंटेंस पास करती है फॉर इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 months एंड फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज, उसे पेटी माना जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती है। जब कोर्ट ऑफ सेशन या फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोई सेंटेंस पास करती है इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 months, फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, उसे पेटी माना जाएगा, उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं हो सकती है। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सेंटेंस ऑफ फाइन देता है नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज, या फिर समरी ट्रायल हुआ था और मजिस्ट्रेट ने दिया है फाइन नॉट एक्सीडिंग 200 रुपीज, तो इन केसेस को भी पेटी माना जाएगा और इसमें भी कोई अपील नहीं होगी। Moving further, section 377 अपील बाय स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट अ सेंटेंस। जब स्टेट गवर्नमेंट को अपील करनी है तो वो कैसे करेगी? अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसे कोई अपील करनी है किसी भी कोर्ट को अदर देन दी हाई कोर्ट, तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगी कि जाओ जाके कोर्ट ऑफ सेशन में अपील करो। इन केस दी सेंटेंस किसने पास किया है? मजिस्ट्रेट ने, तो उसकी अपील कहां करेगी स्टेट गवर्नमेंट? कोर्ट ऑफ सेशन में, ऑलराइट। और अगर एनी अदर कोर्ट ने वो ऑर्डर किया है तो उसकी अपील कहां होगी? हाई कोर्ट के अंदर होगी। उसकी अपील कहां होगी? हाई कोर्ट के अंदर होगी। मूविंग फर्दर, सेक्शन 378। सेक्शन 378 क्या बोलता है? सेक्शन 378 बोलता है अपील इन केस ऑफ अक्विटल, कि अगर कोई पर्सन अक्विट हो चुका है तो उसके अगेंस्ट अपील कैसे होगी? अक्विटल के अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगा कि तुम कोर्ट ऑफ सेशन में जाके अक्विटल के अगेंस्ट अपील करो उन केसेस में जो केसेस कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डायरेक्ट करेगी कि जाके अपील करो हाई कोर्ट के अंदर फ्रॉम एनी sentence or from any kind of offense in which acquittal has been given. All right. Next, we will move on to section number 386, जहां पे एपेलेट कोर्ट की पावर्स दी गई हैं। जब किसी कोर्ट के पास अपील आती है तो उसके पास क्या क्या पावर्स होती हैं? उस टाइम पे उसके पास पावर्स होती हैं, अगर उसकी अपील अगेंस्ट दी अक्विटल है तो वो क्या कर सकती है? उसे रिवर्स कर सकती है।
फर्दर इंक्वायरी डायरेक्ट कर सकती है, उसे रीट्राई या रिकमिट करवा सकती है, ऑलराइट, उसे गिल्टी बोल के सेंटेंस भी दे सकती है। अगर यही अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट है तो रिवर्स कर सकती है अपनी फाइंडिंग को, उसको सेंटेंस कर सकती है किसी और कन्विक्शन से, अपनी ही फाइंडिंग को ऑल्टर दूसरे मतलब जिससे अपील आई है उस कोर्ट की फाइंडिंग को ऑल्टर कर सकती है, ऑलराइट। नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ द पनिशमेंट उसको चेंज कर सकती है, बट इनहैंस नहीं कर सकती है पनिशमेंट को। लेकिन अगर इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस के अगेंस्ट ही अगर कोई अपील आई है तो बाकी सब करने के साथ साथ इवन इनहैंस भी किया जा सकता है, इवन इनहैंस भी किया जा सकता है, ऑलराइट। So that is section 386 which deals with powers of the appellate court. अब हम आएंगे section 389 में कि suspension of sentence pending appeal, release of appellant on bail, जिसकी अपील अभी पेंडिंग ही है फिर भी उसको in between the appeal उसको बेल ग्रांट कर दी जाती है और उसका जो सेंटेंस होता है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसमें नवजोत सिंह सिद्धू वाला केस हमने इसमें जो है वो लैंडमार्क केस है, ये आपको पता होना चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये पता होना चाहिए। कब कब सेंटेंस किया जा सकता है? जब कोई पर्सन ऑन बेल है, सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर term not exceeding 3 years where the offense is a bailable one and he is on bail, alright। तब उसका सिर्फ सेंटेंस ही सस्पेंड नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा कन्विक्शन से सस्पेंड हो जाएगा, और यही बात बोली गई थी नवजोत सिंह सिद्धू के केस में, ऑलराइट। इसके बाद आगे बढ़ेंगे सेक्शन 391 विच डील्स विथ फर्दर एविडेंस या फिर एडिशनल एविडेंस। इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने वाली चीज नहीं है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीसी के अंदर एडिशनल एविडेंस कहां दिया गया है, सेक्शन 391 के अंदर दिया गया है। सीपीसी के अंदर एडिशनल एविडेंस कहां दिया गया है? ऑर्डर 41 जो कि अपील की बात करता है उसके रूल 27 के अंदर एडिशनल एविडेंस की बात की गई है, वेयर सीपीसी में सेक्शन 391 के अंदर एडिशनल एविडेंस की बात की गई है, ऑलराइट। मूविंग फॉरवर्ड टू Section 394 abatement of appeals. Every other appeal shall finally abate on the death of the accused. अगर जिस accused के सेंटेंस ने, जिस accused ने अपील की है या फिर जिसके अगेंस्ट अपील की गई है, अगर वो ही डेड हो जाता है तो वो अपील अबेट हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, ऑलराइट। बट उसके जो वो पर्सन जो अक्यूज्ड है उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, जो लीगल एयर्स हैं, वो उसको सब्स्टिट्यूट करा सकते हैं। नियर रिलेटिव्स जो है विद इन 30 डेज वो क्या कर सकते हैं? एपेलेट कोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं कि वो उसकी अपील को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अक्यूज्ड की जगह अपना नाम सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं, तब वो अबेट नहीं होगी, ऑलराइट। इसके बाद we'll move forward to section 395 which deals with reference। वही रेफरेंस जो आप सीपीसी में सेक्शन 113 में पढ़ते हो, वही रेफरेंस है। लैंग्वेज वाज ऑल द सेम। रेफरेंस किसको किया जाता है? या तो सुप्रीम कोर्ट को किया जाता है या हाई कोर्ट को किया जाता है, ये बात याद रखने वाली है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सेक्शन 399 में, जहां पे बात बोली गई है कि सेशंस जज जो है वो रिवीजन की पावर उसके पास होती है। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन का मतलब होता है जब कोई लोअर कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो उसे रिवाइज करने के लिए हायर कोर्ट के पास भेजा जाता है। तो यहाँ पे सेशन जज जो है वो भी एक्सरसाइज कर सकता है पावर ऑफ द रिवीजन विच इज जनरली एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट। रिवीजन की पावर अगर आप सीपीसी भी देखो सेक्शन 115 हाई कोर्ट के पास होती है, सीआरपीसी में भी, लेकिन सेक्शन 399 बोलता है कि इवन कोर्ट ऑफ सेशन भी रिवीजन की पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है, जस्ट लाइक हाई कोर्ट। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 406 के ऊपर विच डील्स विद द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफर द केसेस एंड अपील्स। सुप्रीम कोर्ट को जब ऐसा लगता है कि इट इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस कि ये केस यहां से
ट्रांसफर होना चाहिए, तो वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट, एक क्रिमिनल कोर्ट से दूसरे क्रिमिनल कोर्ट उसे ट्रांसफर कर सकता है अंडर 406। अंडर 406, 407 के अंदर हाई कोर्ट की पावर दी गई है ट्रांसफर करने की। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू चैप्टर 32। चैप्टर 32 बात करता है एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस के। ये चैप्टर जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसके कुछ 2-3 सेक्शंस हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो। तो वील स्ट्रेट फॉरवर्ड वील कम टू सेक्शन 416 कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है और उसे कैपिटल सेंटेंस दिया जाता है तो वो कैपिटल सेंटेंस जो है उसका वो कम्यूट कर दिया जाएगा लाइफ इंप्रिजनमेंट के लिए। वो लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, कम्यूट हो जाएगा। ऑल राइट, इसके बाद आप आएंगे सेक्शन 433 पे। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस की पावर होती है कि वो सेंटेंस को कम्यूट कर सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन अक्यूज। सेंटेंस दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड वो कम्यूट कर सकती है। अगर डेथ सेंटेंस है तो उसको कम्यूट करके एनी अदर पनिशमेंट बना सकती है। अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट है तो उसे कम्यूट करके इंप्रिजनमेंट बना सकती है नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। अगर कोई रिग्रेस इंप्रिजनमेंट है तो उसे कम्यूट करके सिंपल इंप्रिजनमेंट बना सकती है फॉर एनी टर्म। और अगर सिंपल इंप्रिजनमेंट है तो उसे कम्यूट करके फाइन का बना सकती है। तो ये होती है कम्यूटेशन की पावर। इसके बाद मूविंग ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सीआरपीसी, चैप्टर 33 विच डील्स विथ बेल एंड बॉन्ड्स। बेल और बॉन्ड की बात होती है। हमने जब डेफिनेशन क्लॉज पढ़ा था हमने पढ़ा था एक होते हैं बेलेबल ऑफेंसेस, एक होते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस जो शेड्यूल सीआरपीसी में जो शेड्यूल 1 है उसके अंदर बेलेबल ऑफेंसेस मेंशन्ड है, और नॉन बेलेबल जो बेलेबल ऑफेंस नहीं है तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। ऑलराइट, सो सेक्शन 436 बताता है बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल कैसे मिलती है। तो कोई भी पर्सन जब किसी बेलेबल ऑफेंस के लिए अरेस्ट या डिटेन किया जाता है एंड द पर्सन इज प्रिपेयर्ड, जब वो कस्टडी में है वो अपना बॉन्ड, सिक्योरिटी, सारी चीजों के साथ बेल देने के लिए प्रिपेयर्ड है, तो उसे आप बेल पे रिलीज कर दोगे। ये बोला गया है सेक्शन 436 के अंदर। सेक्शन 436 के अंदर 436A क्या बोलता है, इसमें आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन्ड कितना होगा, वो होगा 1/2 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दैट ऑफेंस। अगर थेफ्ट का ऑफेंसेस है, थेफ्ट के ऑफेंस के लिए जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो होता है 3 ईयर्स। 3 ईयर्स का 1/2 इज 1.5 ईयर्स। तो 1.5 ईयर्स मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन हो सकता है किसी अंडर ट्रायल प्रिजनर का। 436A के अंदर दिया गया है। 437 के अंदर क्या दिया गया है, सेक्शन 437 के अंदर आपको दिया गया है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में बेल कब ग्रांट होती है। किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के केस में बेल कैसे ग्रांट होगी वो दिया गया है सेक्शन 437 के अंदर। तो कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, किसी ऐसे पर्सन को आप तब तक रिलीज नहीं करोगे बेल पे क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो आप उसको सिर्फ कब नॉन बेलेबल ऑफेंस पे बेल कब रिलीज कब किया जा सकता है, ओनली इन दैट केस जब जिस ऑफेंस के लिए, जिस नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए वो चार्ज्ड है वो डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ का ऑफेंस नहीं होना चाहिए, या फिर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए जिसमें कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड है लाइफ इंप्रिजनमेंट या 7 ईयर्स और मोर के लिए, या 2 और मोर ओकेजन्स पे अगर वो कन्विक्टेड है तो 3 to 7 ईयर्स से ज्यादा का नहीं होना चाहिए वो। ऑल राइट, अगर कोई पर्सन है जो अंडर 16 ईयर ऑफ एज है या वुमेन है या सिक या इन्फर्म है तो उसे फिर आप बेल पे रिलीज कर दोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ दीज क्लॉजेस। ऑल राइट,
इसमें आपको और क्या याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है कि आप उस पर्सन पे कौन सी कंडीशंस इंपोज कर सकते हो कि वो अटेंड करेगा कोर्ट को जब जब उसे बुलाया जाएगा, वो उस ऑफेंस को या उसके जैसे सिमिलर ऑफेंस को कमिट वापस नहीं करेगा, वो टैम्परिंग, इंड्यूसमेंट, थ्रेटनिंग ऑफ एविडेंसेस या विटनेसेस नहीं करेगा। ऑलराइट, इसके बाद आता है 437A। सेक्शन 437A बताता है कि बेल टू रिक्वायर द अक्यूज्ड पर्सन टू अपीयर बिफोर द एपेलेट कोर्ट। एपेलेट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए 437A का एक बॉन्ड साइन कराया जाता है और उस बॉन्ड की जो लाइफ होती है वो कितनी होती है, 6 months। ऑलराइट, देन सेक्शन 438 बात करता है एंटीसिपेटरी बेल की। जिसमें हम गुरबख्श सिंह सिबिया का केस पढ़ते हैं या फिर हम इसमें सरबजीत सिंह वाला केस पढ़ते हैं। एंटीसिपेटरी बेल, जब किसी पर्सन को ये रीजन टू बिलीव, वो एंटीसिपेट कर लेता है कि उसके ऊपर कोई ऐसा एक्यूजेशन लगेगा जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो वो पहले ही या तो हाई कोर्ट को या कोर्ट ऑफ सेशन को एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट करेंगी कि जैसे ही वो अरेस्ट किया जाए तो उसे रिलीज कर दिया जाए। ऑलराइट, इसमें कंडीशंस लगेंगी, वही सारी कंडीशंस है। एडिशनल कंडीशन लगाना चाहे एडिशनल कंडीशन भी लगाई जा सकती है। दैट वाज सेक्शन 437। सेक्शन 439 के अंदर हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास कुछ स्पेशल पावर्स है कि जो कंडीशन लगानी है उस कंडीशन को वो ऑल्टर कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा कंडीशन लगा सकते हैं, कोई कंडीशन लगा रखी है उसे वेव ऑफ, उसे डिलीट कर सकते हैं। ये सारी जो पावर्स हैं वो किसके पास है, सिर्फ हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन के पास अंडर सेक्शन 439 ऑफ CRPC। इसके बाद ये कुछ बॉन्ड से रिगार्डिंग और जो प्रोसीजर है वो आपको रीड करना है। दीज सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट, ये आपको रीड करने हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, यू जस्ट हैव टू रीड दीज सेक्शंस। ऑलराइट, इसके बाद हम डायरेक्टली आएंगे सेक्शन 460 पे, जो इर्रेगुलरिटीज की बात करता है। तो कई ऐसी मटीरियल इर्रेगुलरिटीज होती हैं जो प्रोसीडिंग को विशिएट करती हैं, अफेक्ट करती हैं, जो होती है मटीरियल इर्रेगुलरिटीज। वो क्या होती हैं, सेक्शन 460 के अंदर होती हैं, जो विशिएट करती हैं प्रोसीडिंग्स को। ऑलराइट, तो ये कुछ लिस्ट ऑफ इर्रेगुलरिटीज दी गई हैं जो कि मटीरियल होती हैं। 461 के अंदर ऐसी इर्रेगुलरिटीज दी गई हैं, 460 के अंदर ऐसी इर्रेगुलरिटीज हैं जो विशिएट नहीं करती हैं, 461 के अंदर ऐसी इर्रेगुलरिटीज हैं जो विशिएट करती हैं, जो मटीरियल इर्रेगुलरिटीज हैं। ऑलराइट, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद हम आएंगे सेक्शन 467 onwards which deals with limitation for taking cognizance for certain offenses। अगर सिविल सूट्स के अंदर हम लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन पीरियड, प्रिस्क्राइब पीरियड की बात करें, तो वी हैव सेपरेट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। लेकिन वहीं अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने का लिमिटेशन पीरियड कितना होगा, वो हमें लिमिटेशन एक्ट में नहीं मिलेगा, वो हमें मिलेगा चैप्टर 36 ऑफ CRPC विच डील्स विथ लिमिटेशन। तो सेक्शन 468 इंपॉर्टेंट है, जो बोलता है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना होगा। कोई ऑफेंस जिसका पनिशमेंट सिर्फ फाइन है तो उसका लिमिटेशन होगा 6 months। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 year है तो उसका लिमिटेशन होगा 1 year। कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 3 years, एक्सीडिंग 1 year बट नॉट एक्सीडिंग 3 year, मतलब 1 से लेके 3 साल तक की है तो उसका 3 years होगा। दैट मीन्स अगर 3 years से ऊपर का कोई पनिशमेंट वाला ऑफेंस है तो उसके लिए नो लिमिटेशन इज देयर, नो लिमिटेशन पीरियड इज देयर।
देन 469 के अंदर दिया गया है कि लिमिटेशन पीरियड कब से कमेंस होगा, जैसे कि जिस दिन ऑफेंस कमिट हुआ है उस दिन से होगा, जिस दिन आपको उस ऑफेंस के बारे में पता लगा है उस दिन से होगा, जिस दिन आपको उस ऑफेंडर के बारे में पता लगा है उस दिन से होगा। देन 470 आते हैं जिसमें एक्सक्लूजन्स की बात की गई है कि अगर कोई पर्सन है जो ड्यू डिलिजेंस से किसी और क्रिमिनल कोर्ट में कोई और प्रोसीडिंग चला रहा है सेम केस के अंदर, तो जितना टाइम वो प्रोसीडिंग चली वो पूरा एक्सक्लूड हो जाएगा। या फिर अगर कोई इंजंक्शन लगी हुई है, स्टे लगा हुआ है, तो जब तक वो इंजंक्शन कंटिन्यू होती है वो पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा। या फिर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके प्रोसिक्यूशन स्टार्ट करने के लिए प्रीवियस कंसेंट या सैंक्शन चाहिए गवर्नमेंट का या किसी अथॉरिटी का, तो जब तक वो सैंक्शन मिलता है वो पूरा पीरियड जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। या फिर वो पर्सन एब्सेंट है इंडिया में से, अवॉइड कर रहा है, एब्सकॉन्ड कर गया है, तो जितने टाइम वो एब्सेंट है, एब्सकॉन्डेड है, अवॉइड कर रहा है, वो पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगा। देन 471 क्या बोलता है, अगर जिस दिन कॉग्निजेंस का पीरियड खत्म हो रहा है उस दिन कोर्ट क्लोज्ड है, तो आपका उस दिन आपका लिमिटेशन पीरियड माना जाएगा जिस दिन कोर्ट रीओपन होती है। ऑलराइट, 472 बोलता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस, कोई ऑफेंस ऐसा है जो कंटिन्यू हो रहा है तो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट एवरी टाइम व्हेन द ऑफेंस कंटिन्यूज। 473 क्या बोलता है, 473 बोलता है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड इन सर्टेन केसेस। ये है कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, कि किन्हीं किन्हीं केसेस में आप इनके डिले को आप क्या कर सकते हो, आप डिले को कॉन्डोनेशन कर सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद यहां से मिसलेनियस, यहां पे आपके सारे प्रोविजंस खत्म होते हैं सीआरपीसी के, यहां से आपके मिसलेनियस प्रोविजन स्टार्ट है। मिसलेनियस प्रोविजन में आपको जो एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आपको ध्यान देना है वो है सेक्शन 482 विच डील्स विद इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। सीआरपीसी के अंदर अनलाइक सीपीसी के अंदर 151 जो है उसका सेक्शन वो बोलता है एनी कोर्ट, हर एक सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है, वेयरएज सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी जो क्रिमिनल कोर्ट को इनहेरेंट पावर देता है लेकिन सिर्फ हाई कोर्ट को देता है। तो क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल फील्ड में अगर हम इनहेरेंट पावर की बात करें तो वो 482 के अंदर सिर्फ हाई कोर्ट के पास है। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल अबाउट द सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी, इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इसके बाद हमारा फर्स्ट शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है, तो हमारा जो रिवीजन था वो पूरा यहां तक का था। तो इस रिवीजन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में बताया, उन सेक्शंस में कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, कौन से केस क्लॉज इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वो बताया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, आज फोर्थ पार्ट। 4 पार्ट्स के अंदर मिनिमम 1 आवर का है हमारा, मैक्सिमम 1 आवर से कोई पार्ट ऊपर भी है, बट मिनिमम 1 आवर तो है। आप समझ लो अगर 1 आवर के भी है तो 4 आवर्स के अंदर 4 पार्ट्स इक्वल्स टू 4 आवर्स। 4 आवर्स के अंदर आपका पूरा का पूरा सीआरपीसी हमने खत्म करवा दिया है। सीआरपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको पढ़ने में आप पढ़ना भूल जाइए, जिसको स्टार्ट करने की हिम्मत लाने के लिए बच्चों को 2-2 दिन लग जाते थे। 2 दिन तक बच्चे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि ओके लेट्स स्टार्ट सीआरपीसी, उसको मैंने 4 घंटे के अंदर खत्म करवा दिया है। अगर आप इस 4 घंटे की वीडियो को फॉलो करते हैं, दैट इज आप इन सेक्शंस को फॉलो करते हैं, मेरी टेक्निक को, मेरे बताए हुए कंटेंट को फॉलो करते हैं, तो सीआरपीसी इज एन इजी गेम फॉर यू। सीआरपीसी आपके लिए बहुत इजी है और आप सीआरपीसी के अंदर किसी भी एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं, दैट इज आवर गारंटी। सो प्लीज पिछले 3 पार्ट्स और आज का ये 4th पार्ट, इसे फॉलो कीजिए और अपना सीआरपीसी का पोर्शन कंप्लीट कीजिए। आई होप ये रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ सीआरपीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हेल्पफुल रहे, और मेरे ये बेस्ट विशेस है कि जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे कंटेंट, मेरे एनालिसिस, मेरे वीडियोस के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे, मेरे ये बेस्ट विशेस है आपके लिए कि आप अपने किसी भी एग्जाम में सक्सेस लेकर आएंगे। आप 100 आउट ऑफ 100 एटलीस्ट इन द पोर्शन ऑफ सीआरपीसी आप उसमें पा सकते हैं। सो माय बेस्ट विशेस आर ऑल फॉर यू।
आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई जस्ट विश आपको उसमें सक्सेस मिले एंड प्लीज फॉलो द content that I have given. Seriously speaking, this is very important from exam point of view, strictly from exam point of view. Please follow this. If you like the video, please subscribe our page Legal Flag and please like the videos. Thank you so much. Have a nice day.